ओके। गुड इवनिंग टीम। आज का हमारा जो एजोर डेवॉप्स बोर्ड का जो सेशन है वो लाइव प्रैक्टिकल का है। तो डायरेक्ट मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया। सबसे पहले हम पोर्टल डॉट एजोर डॉट कॉम में जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो प्रैक्टिस करने के लिए ले सकते हैं। और मैं भी कुछ मेरे टीम मेंबर को अवेलेबल करूंगा एक्सेस वगैरह। तो फ्री अकाउंट्स अगर आपने लिया है तो वहाँ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पोर्टल डॉट एजोर डॉट कॉम में लिख के एंटर करेंगे तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है और फिर आप लॉगिन करेंगे तभी आप इसके अंदर जा पाएंगे। तो अभी मेरा एक सब्सक्रिप्शन था, उससे मैंने लॉगिन किया और मैं सक्सेसफुली अभी एंटर कर दिया। अभी जो डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है ये एजोर पोर्टल का डैशबोर्ड है। इस एजोर पोर्टल पे मुझे डेवॉप्स यहाँ सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च में जा करके मैं जैसे जैसे यहाँ पर डेवॉप्स लिखता हूँ तो यहाँ पर सर्च होकर के हमारा आएगा एजोर डेवॉप्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप पहली पहली बार इसको अगर क्लिक कर रहे हो या ओपन करने का ट्राई कर रहे हो तो आपको क्रिएट करने का ऑप्शन आता है यहाँ पर और आप इसे क्रिएट भी कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मुझे यहाँ पर व्यू माई ऑर्गेनाइजेशन का बटन आ रहा है और मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ एक नया टैब खुलता है और नया टैब में मैं एंटर कर जाता हूँ डेवॉप्स में। तो ये नया टैब क्यों खोला? देखो यहाँ पर यूआरएल चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो अभी यूआरएल दिख रहा है aex.dev.azure.com। तो ये यहाँ का क्या हो गया? यूआरएल। तो ये देखो ऊपर पे आपको यूआरएल दिखा रहा हो, ये चेंज हो गया। तो अगर आप इसको बुक मार्क करके भी रखते हो तो अगली बार ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, आपको बार बार एजोर पोर्टल में जाने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो हमारे सामने स्क्रीन आई है, ये स्क्रीन हम आप बोल सकते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन की स्क्रीन है, राइट। तो यहाँ पर हम मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर राइट साइड में एक बटन दिया हुआ है, क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली में हम कैसे क्रिएट करते हैं या क्यों करते हैं? तो जैसे मान लो कि हमारे जो अलग अलग कंपनी है या अलग अलग ब्रांचेस है और हम चाहते हैं कि हर ब्रांच का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जाए और सभी ब्रांच में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। जैसे मान लो कि मुंबई में एक आपका ब्रांच है, एक आपका ब्रांच अहमदाबाद में और एक आपका न्यू दिल्ली में। तो मुंबई में कम से कम 10-12 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, अहमदाबाद में भी 6-7 प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्लिक कर देंगे तो हमारा एक पेज खुलेगा जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पर देखो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ये सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है और नीचे वाला एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने तो अभी टेम्पररी एक प्रोजेक्ट के नाम से ही बना दिया, लेकिन एग्जैक्ट अगर आपकी ब्रांच अलग अलग है और ब्रांच के नाम अलग है, अगर नाम अलग नहीं है तो भी आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो एबीसी नाम की कंपनी है तो एबीसी डैश मुंबई, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, एबीसी डॉट डैश अहमदाबाद, इस टाइप का नेमफुल आप इसको यूज कर सकते हो। और जब आप ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर आपको डेवॉप्स प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्ट दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बना हुआ है। तो हम कितने भी डेवॉप्स प्रोजेक्ट बना सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो डेवॉप्स प्रोजेक्ट मतलब ये प्रोजेक्ट है, जब आपको कोई प्रोजेक्ट आता है ना काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, तो आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो और उस प्रोजेक्ट का, उस सॉफ्टवेयर का पूरा इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालना पड़ता है और टीम जो रहती है वो भी उसमें काम करती है। करेक्ट। अब इसमें हम कुछ चीज को समझ के देखते हैं। जैसे मान लो ये क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन को मैंने क्रिएट किया, क्लिक किया। ठीक है, तो ये नया टैब ओपन हो रहा है। तो इसमें ऑप्शंस हमारे पास क्या आते हैं? गेट स्टार्ट विद एजूर डेवॉप्स। ठीक है, और मैं इसको अगर कंटिन्यू करता हूँ तो अब ये नाम पूछ रहा है। तो जैसे मैं बोला कि अगर हमारी कंपनी है एबीसी डैश मुंबई, तो आप इस टाइप से आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का नेम मीनिंगफुल डालो। फिर इसके बाद है कि वी विल होस्ट यूर प्रोजेक्ट इन। तो मैं इंडिया रीजन लिया, यहाँ सारी कंट्री आती है तो आपको हमेशा इंडिया लेना है। सेकंड चीज आता है कि सेलेक्ट एन एजोर सब्सक्रिप्शन फॉर बिलिंग। तो यहाँ पर देखो दो सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैंने ये पहला सब्सक्रिप्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ है।
तो ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जिसके ऊपर बिलिंग आती है। तो जैसे ये दो सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, तो हर महीने मेरे को दो बिलिंग आती, दो इनवाइस जनरेट होता है। तो मैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहा हूँ, ये किस बिलिंग अकाउंट पे डालना है, तो उस सब्सक्रिप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से जब मैं कंटिन्यू करूंगा, तो ये मेरा एबीसी डैश मुंबई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगा। तो चलो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ क्रिएट करके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले बनाना है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही नहीं है, तो आप डायरेक्ट डेवॉप्स प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि डेवॉप्स प्रोजेक्ट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनता है। तो यहाँ पर मेरा जो है ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो रहा है, और इसके बाद मैं फिर इसमें एक नया डेवॉप्स प्रोजेक्ट भी बना सकता हूँ। इसको क्रिएट होने में टाइम लग रहा है, तब तक हम दूसरा चीज देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ गए हम पहले स्क्रीन में। अब यहाँ पर आ गए, जैसे सपोज अगर मान लो कि ये मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन है, इसको मुझे ओपन करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जस्ट क्लिक कर दूंगा। सेकंड लेफ्ट साइड में देखो, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे प्रोफाइल दिख रहे हैं, कंपनी के नाम दिख रहे हैं, करेक्ट, जिससे मैंने लॉगिन किया है। अब मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी ये वैलिडेट करने के लिए ईमेल एड्रेस से वैलिडेट कर रहा है, और यहाँ भी वैलिडेट सुन रहा है। तो एक टैब में मैं इनपुट कर रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अजय 0965, करेक्ट। सेकंड स्क्रीन क्या थी कि मैं ऑर्गेनाइजेशन एक क्रिएट कर रहा था। तो ये देखो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो गया। लेफ्ट साइड में देखो एबीसी डैश मुंबई आ गया। ये वाले टैब में भी ये देखो एबीसी डैश मुंबई, यानी एक नया ऑर्गेनाइजेशन जो मेरा क्रिएट हो चुका है। तो जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हम जा सकते हैं क्लिक करके उसके ऊपर, और एक नया ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया हूँ, तो देखोगे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स आपको एक, दो, तीन, तीन प्रोजेक्ट हमको दिखाई दे रहे हैं। ये डेवॉप्स प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर जब मैं ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया, तो डायरेक्ट क्रिएट ए प्रोजेक्ट टू गेट स्टार्टेड, देखो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का ऑप्शन डायरेक्ट आ गया। तो मैं यहाँ पर जो है अपने प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और उसकी विजिबिलिटी जो है प्राइवेट रखा हूँ। अब जैसे यहाँ पर कोई मैं प्रोजेक्ट करता हूँ, टेस्ट प्रोजेक्ट, टेस्ट डैश प्रोजेक्ट, ये नाम से मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, और फिर इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो गया। तो ये नया प्रोजेक्ट बना दिया इसने, टेस्ट डैश प्रोजेक्ट। तो ये देखो ब्लैंक प्रोजेक्ट आपके सामने मैंने क्रिएट किया, टेस्ट डैश प्रोजेक्ट। और इसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एबीसी डैश मुंबई। इसके अंदर मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया। यहाँ पर ये प्राइवेट मोड पे ही रखते हैं हम। प्राइवेट मोड का मतलब है कि जिसको मैं एक्सेस दूंगा वही इसको ओपन कर पाएगा, हर कोई ओपन नहीं कर पाएगा, करेक्ट। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये नया प्रोजेक्ट बना है, एकदम ब्लैंक है, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं मिलेगा, हर चीज हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर बना बनाया कुछ प्रोजेक्ट्स है, तो अगर कोई बने हुए प्रोजेक्ट्स को अगर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ से मैं ओपन कर सकता हूँ। यहाँ से लेफ्ट साइड में एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में सेलेक्ट करता हूँ। नहीं, ये ओपन नहीं हुआ अभी। हाँ, ये ओपन हुआ। तो ये डेवॉप्स प्रोजेक्ट से इसको ओपन करता हूँ। ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट बना हुआ और इसमें काम चल रहा है, तो इसमें हमको डाटा मिलेगा। अभी जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट्स मैंने ओपन कर दिया, इसका डाटा मेरे को देखना है, तो बैकलॉग में जाऊंगा। कल मैं एक व्यू दिखाया था बैकलॉग का, देखो ये इतने सारे डाटा इसके अंदर ऑलरेडी है, एपिक है, फीचर है, व्यू है। और जबकि अभी जो नया मैंने बनाया है, ये नए के अंदर अगर आप जाते हो बोर्ड में जा करके बैकलॉग में जाते हो, तो ये पूरा ब्लैंक दिखेगा। ये एकदम ब्लैंक है ना, ये फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा करके ये मैसेज आ रहा है। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये सीधा न्यू वर्क आइटम क्रिएट करने बोल रहा है। एकदम ब्लैंक है, कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अभी मैंने नया प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया। तो मैं हिरारकी भी बताया हुआ था कि सबसे ऊपर हमारा जो होता है एपिक होता है। एपिक के अंदर फीचर आता है, फीचर के अंदर स्टोरी जिसको पीबीआई बोलते हैं, और उसके अंदर टास्क आता है, और स्टोरी के अंदर बग भी आता है। तो ये हिरारकी को हमेशा याद रखना है, करेक्ट। तो अब ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है, यहाँ भी अगर आप बनाना चाहते हो तो मैं यहाँ भी बना के दिखा देता हूँ कि जैसे एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ओपन हो गया है। तो इसमें जैसे कि न्यू वर्क आइटम अगर मैं क्रिएट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये सेटिंग नहीं है, इशू करके आ रहा है। तो एग्जैक्ट हमें सेटिंग करनी पड़ती है प्रोजेक्ट की। जैसे प्रोजेक्ट सेटिंग में गया मैं,
तो यहाँ कुछ सेटिंग्स मैं बता देता हूँ कि आपके क्या क्या सेटिंग्स आएंगे। अभी देखो ये प्रोजेक्ट सेटिंग में है, तो पहले तो ओवरव्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आ गया प्रोजेक्ट डिटेल, जिसमें नेम नेम मैंने दिया हुआ था प्रोजेक्ट बनाते समय। अब मैं चाहूँ तो इसमें क्या कर सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्ट किस क्लाइंट का है, या इस प्रोजेक्ट किस डोमेन पे बन रहा है, ईआरपी डोमेन पे, हेल्थ केयर पे, या जो भी है 5-6 लाइन का या काफी बड़ा भी डिस्क्रिप्शन यहाँ में डाल सकता हूँ। दूसरा प्रोसेस, ये प्रोसेस मैंने बताया था अलग अलग होती है, हमें ये सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हमें कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है। तो प्रोजेक्ट जब बनता है उस समय ही हमको जो है प्रोसेस को लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं चेंज प्रोसेस। प्रोजेक्ट में गए, प्रोजेक्ट के सामने 3 डॉट को क्लिक किए, चेंज द प्रोजेक्ट प्रोसेस आ गया। अब इस प्रोसेस के ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो यहाँ पर CMMI, स्क्रम और एजाइल, बेसिकली 3 प्रकार के प्रोसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ स्क्रम का, क्योंकि मैंने स्क्रम का कोर्स किया हुआ है और काफी ज्यादा मुझे प्रैक्टिस है स्क्रम पे। तो मैं स्क्रम प्रोसेस को यहाँ पर क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो प्रोजेक्ट है स्क्रम प्रोसेस के ऊपर काम करेगा, तो मैंने इसका प्रोसेस चेंज कर दिया। अभी हम एक काम करते हैं कि फिर से ओवरव्यू में क्लिक करते हैं। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन के ओवरव्यू में हम आ गए इसके लिए। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू जो है ये डिफरेंट है, इसमें यूटीसी टाइम वगैरह सब चीज सेट करने का दिया रहता है। अगर आप इंडिया का टाइम अगर यहाँ सेट करना चाहते हैं तो वो भी आप सेट कर सकते हो, तो इंडियन टाइम के हिसाब से काम करेगा। इंडिया टाइम के लिए आपको GMT लेना पड़ेगा, चेन्नई, कलकत्ता, मुंबई, न्यू दिल्ली। यूटीसी 5:30 ये रहती है इंडियन, और उसके बाद आपको सेव करना पड़ेगा। और रीजन इसका क्या था, जियोग्राफी इंडिया था, रीजन इसका सेंट्रल इंडिया। तो हमें क्या चाहिए, स्पीड फास्ट चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसके लिए हम इसको लेते हैं। तो ये आपका जो है ऑर्गेनाइजेशन आपका रेडी है। और ऑर्गेनाइजेशन का यूजेस कितना है, अगर इसमें प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो आप 1000 तक प्रोजेक्ट बना सकते हो। 1000 तक, 1000 से ज्यादा ये बनाने नहीं देगा, आपको नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना पड़ेगा। और इसमें जो वर्क आइटम जो है ना, वो कितना है, ये करीब 1,50,000, इतने वर्क आइटम आप इसमें हैंडल कर सकते हो। हालांकि वो स्लो हो जाता है जब बहुत ज्यादा होता है, लाखों पे पहुंचता है, लेकिन नॉर्मल 1000, 2000, 3000 पे तो ठीक ठाक चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद नीचे देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑनर है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑनर का मतलब ये होता है कि जिसको पूरा का पूरा फुल कंट्रोल है इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्रिएट कर सकता है, प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकता है ना। प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ किसी प्रकार का चेंजेस, किसी को एक्सेस देना है, कोई डिलीट करना किसी प्रोजेक्ट को, सारा परमिशन रहता है। तो अगर मान लो कि कोई सीनियर हेड पर्सन है, या फिर आपका डेवऑप्स इंजीनियर है, या कोई मैनेजर्स लेवल का व्यक्ति है, तो उसको आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ता है ताकि वो पूरा इसको हैंडल कर सके। और कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी गलती से बन गया है, उसको डिलीट करना है, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिलीट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ABC-मुंबई, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, प्रोजेक्ट में जाते हैं हम यहाँ पर, तो हम इसके अंदर जो प्रोजेक्ट है वो दिखाई देगा। तो इसके अंदर एक ही प्रोजेक्ट हमने बनाया था, टेस्ट प्रोजेक्ट। तो अब देखो यहाँ टेस्ट प्रोजेक्ट आ गया, और इसमें आपको प्रोसेस क्या दिख रहा है, स्क्रम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमारा आ गया स्क्रम प्रोसेस, राइट। अगर हम और एक प्रोजेक्ट जोड़ना चाहे तो न्यू प्रोजेक्ट में जाकर के एक नया प्रोजेक्ट जोड़ सकते हैं। तो नया प्रोजेक्ट कब ऐड किया जाता है, आपके कंपनी में कोई नया प्रोजेक्ट आ गया, कोई नया क्लाइंट आ गया, और उसका आपको अब एग्रीमेंट वगैरह साइन हो गया, अब आपको डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। तो आपको फिर एक नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर उसका पूरा रिक्वायरमेंट वगैरह डालनी पड़ेगी। तो ये आपके प्रोजेक्ट से आप यहाँ से प्रोजेक्ट बना सकते हैं मल्टीपल। फिर इसके बाद लेफ्ट साइड में देखो एक यूजर्स है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। हाँ, तो ये यूजर्स दिखाई दे रहा है, तो अभी तो यहाँ मेरा नाम दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, और भी यूजर को ऐड कर सकता हूँ, और वो यूजर को मैं परमिशन भी दे सकता हूँ। तो ये जो यहाँ एक्सेस लेवल परमिशन आप देखोगे, तो यहाँ कितने प्रकार के दिख रहा है, बेसिक है, बेसिक प्लस टेस्ट प्लान है, स्टेक होल्डर है, विजुअल स्टूडियो सब्सक्राइबर है। ठीक है, तो नॉर्मली बेसिक और स्टेक होल्डर को ज्यादा यूज किया जाता है। स्टेक होल्डर का मतलब होता है रीड ओनली, यानी वो यूजर जो है क्लिक कर करके कोई चीज को पढ़ सकता है, ओपन कर सकता है, देख सकता है, लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता,
कुछ एडिट वगैरह करना है इस टाइटल को, स्टोरी को, या टैग वगैरह ऐड करना है, मतलब कुछ उसमें प्रोटेक्शन लगा रहता है। बेसिक का मतलब है कि वो स्टोरी वगैरह क्रिएट भी कर सकता है, टास्क क्रिएट कर सकता है, एडिटिंग कर सकता है ना, टैग वगैरह डाल सकता है किसी बग वगैरह पे या किसी स्टोरी पे। तो ये सारा परमिशन मिल जाता है बेसिक यूजर। तो 5 बेसिक यूजर फ्री होता है किसी भी डेवॉप्स प्रोजेक्ट में। तो अगर आपके पास 5 यूजर है तो आप बड़ी आसानी से डायरेक्ट फ्री में काम कर सकते हैं, आपको 1 रुपया चार्ज नहीं देना। लेकिन आपके पास 7 ऐसे यूजर है जिसको बेसिक राइट्स देना है, तो आपको फिर 2 यूजर का चार्ज क्यों लगेगा, क्योंकि 5 तो फ्री है। एक्स्ट्रा जो आएंगे उसके चार्जेस लगेंगे, और मेरे ख्याल से महीने का 300 400 रुपया चार्जेस आ सकता है पर यूजर का। स्टेक होल्डर का कोई चार्जेस नहीं है, आप स्टेक होल्डर कितना भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर यूजर है, तो अगर मान लो आपका एक्टिव डायरेक्टरी से लिंक है, तो यहाँ पर वो चीज आ सकती है जब आप इसमें टाइप करोगे। तो जैसा मेरा एक्टिव डायरेक्टरी से लिंक है, तो मेरे कंपनी के जो रिसोर्स है उनके पूरे नाम देखो तुरंत आ रहे हैं। अगर आपका एक्टिव डायरेक्टरी से लिंक नहीं है, तो यहाँ पर आप फिर कोई भी यूजर आप ऐड कर सकते हो गेस्ट यूजर टाइप का बना करके। जैसे जीमेल का किसी का ईमेल अकाउंट है, उसे भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। करेक्ट। लेकिन एक बार एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक अगर आपका सब्सक्रिप्शन है, तो आप यहाँ पर बाहर का कोई भी यूजर ऐड नहीं कर सकते। मैं अगर किसी का जीमेल का अकाउंट ऐड करने जाऊंगा तो वो ऐड नहीं होगा, क्योंकि अभी फिलहाल ये एक्टिव डायरेक्टरी से सिंक का जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पर रोल्स मुझे देने पड़ते हैं, फिर प्रोजेक्ट भी बताना पड़ता है कि कौन से प्रोजेक्ट का राइट्स दे रहा हूँ। और ऐसा करके मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, इसमें राइट्स दूंगा। और उसके बाद यहाँ देखो एक ऑप्शन है सेंड ईमेल, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर ऐड का बटन दबाऊंगा उसको मेल भी चला जाएगा कि तुमको ये प्रोजेक्ट असाइन हुआ है। और वहां पर लिंक आएगा जिसको क्लिक करो तो आप डायरेक्ट देख देख भी सकता हो व्यक्ति लॉग इन करके। तो ये हो गया राइट्स देखने। तो कोई यूजर मल्टीपल प्रोजेक्ट में भी हो सकता है। एक ऐसा कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास 2 प्रोजेक्ट में काम करे, तो मैं 2 प्रोजेक्ट में उसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर किसी यूजर को मैं ऑर्गेनाइजेशन में ऐड कर दिया, तो यानी कि उसको जो है ना जितने भी प्रोजेक्ट है सबका एक्सेस मिल जाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 10 प्रोजेक्ट है, तो 10 प्रोजेक्ट को ओपन करके देख सकता हूँ, अगर अगर मैंने उसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐड किया। लेकिन अगर मैं उसे प्रोजेक्ट लेवल पे ऐड करूंगा तो प्रोजेक्ट को ही देख पाएगा। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में स्क्रीन दिख रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग है। अगर मैं अभी यहाँ यूजर ऐड कर दूंगा यहाँ पर, तो उसे सारे प्रोजेक्ट का एक्सेस मिल जाएगा, किसी एक का नहीं, सारे प्रोजेक्ट का, क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसको एक्सेस देने का ट्राई करूंगा तब। ठीक है। इसके बाद कुछ ग्लोबल नोटिफिकेशन, मतलब कुछ सेटिंग्स वगैरह दी रहती है। तो बेसिकली डेवऑप्स इंजीनियर को काफ़ी डिटेल में ये सब जानकारी चाहिए होता है। लेकिन आप अगर एज ए डेवलपर अगर इसको सीखना चाह रहे हो तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो आपको यूज़र वगैरह ऐड करना आना चाहिए। उससे ज़्यादा यहाँ पर मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं दिख नहीं रहा है जिसको हमें काम करना है। तो पॉलिसीज वगैरह है यहाँ पर वैसे, पॉलिसीज है, परमिशन है। तो ये पॉलिसीज वगैरह हम दे के रखते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस वाया ऑथ, यानी कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर एक्सेस करना है, और एक्टिव डायरेक्टरी ऑथेंटिकेशन OAuth बोलते हैं ना, ओपन आईडी, तब इसको ऑन करना पड़ता है। और नहीं तो फिर उसको ऑफ रहने दो। तो ये सब परमिशंस है। तो ये काफी डिटेल्स डेवऑप्स इंजीनियर को पता होता है, तो उसके लिए ये सब चीजें होती है। और यहाँ पर अगर कुछ है इम्पोर्टेंट तो मैं बता दूंगा। प्रोसेस तो अभी मैं चेंज करके बता दिया। एजेंट पूल वगैरह जब आप CI/CD का क्लास आपने अटेंड किया, तब मैंने बताया था कि एजेंट पूल क्या होता है, सेल्फ होस्टेड एजेंट क्या होता है, वो सारा चीज यहाँ पर CI/CD पाइपलाइन जब इसमें करने जाओगे ना, तब ये सब आपको सेटिंग करनी होगी, पैरेलल जॉब, ये सब करना होगा। रेपोजिटरी की सेटिंग यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये रेपोजिटरी की सेटिंग्स है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अगर रेपोजिटरी में आप अगर सेटिंग करते हो, तो इसके अंदर के सारे प्रोजेक्ट में ये सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। तो अब एक काम करते हैं हम, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, यानी मैं बाहर आ गया। अब बाहर आकर के मैं टेस्ट प्रोजेक्ट को क्लिक करता हूँ, ये मेरा डेवॉप्स प्रोजेक्ट है। और जैसे मैं इसमें क्लिक किया, देखो ये स्क्रीन आ गई। तो ये डेवॉप्स प्रोजेक्ट की मेरी क्या आ गई, स्क्रीन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि वापस से बोर्ड में जाता हूँ, बैकलॉग में जाता हूँ। देखो यहाँ पर ये फिर से बैकलॉग आ गया। अभी हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि इसमें बैकलॉग आइटम है, फीचर है, बैकलॉग है। लेकिन इसमें हमको एक चीज नहीं दिख रहा है, वो है एपिक नहीं दिख रहा है। एक बार प्रोजेक्ट सेटिंग में जाकर देखते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में
यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, देखो। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके मैं देखने का ट्राई कर रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे को एक इनेबल करने का ऑप्शन आना चाहिए। वो यहाँ अभी दिख नहीं रहा है। मतलब एपिक ऑन करने के लिए डिसेबल करने के एक ऑप्शन होता है, वहां से एपिक को हम क्या करते, इनेबल कर देते। ठीक है, इसको मैं बाद में बताता हूँ। पहले देख लेते हैं टीम बनाने का। तो यहाँ पर हम अलग अलग टीम बनाते हैं। जैसे हम एक टीम भी रख सकते हैं, जैसे जिस नाम का हम डेवॉप्स प्रोजेक्ट बनाते हैं उस नाम का एक टीम बाय डिफॉल्ट बनता है। जैसे डेवॉप्स प्रोजेक्ट था टेस्ट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जो टीम बना है टेस्ट डैश प्रोजेक्ट टीम। अगर मैं इसमें सारे टीम भी ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे इसके अंदर मैं क्लिक करके ओपन कर दिया और यहाँ पर ऐड का बटन दबा करके मैं इसमें टेस्टर भी ऐड कर सकता हूँ, फ्रंट एंड, बैक एंड, सारे सभी लोग को इसमें ऐड कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, एक कॉमन टीम हो जाएगा, उस प्रोजेक्ट की टीम हो गई। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से न्यू टीम बनाऊंगा और न्यू टीम का नाम रखूंगा। जैसे मान लो कि मुझे फ्रंट एंड टीम तैयार करना है, तो यहाँ पर लिखा मैं फ्रंट एंड, तो फ्रंट एंड नाम का टीम बना। तो यहाँ से जो फ्रंट एंड का टीम बना तो मैं क्या करूंगा, इसमें रिसोर्स ऐड करूंगा। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर फ्रंट एंड डेवलपर को ऐड कर दिया, क्रिएट कर दिया, तो मेरी क्या हो गई, ये टीम तैयार हो गई फ्रंट एंड की। मुझे बैक एंड की टीम तैयार करना है, तो मैंने यहाँ लिखा बैक एंड, और बैक एंड में मैं कोई एक किसी को ऐड कर देता हूँ। ये बैक एंड टीम मेंबर को मैंने ऐड कर दिया, तो देखो मेरी एक और टीम तैयार हो गई, बैक एंड। अब मान लो मुझे टेस्टर की टीम तैयार करनी है या क्यूए की टीम तैयार करनी है, तो मैं क्यूए लिख दूंगा और यहाँ पर किसी क्यूए का नाम लिख दूंगा और इसके बाद क्रिएट करूंगा। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं टीम भी बना रहा हूँ और उसके अंदर मैं रिसोर्स को ऐड भी कर रहा हूँ। तो ये देखो मेरी टीम तैयार हो गई और रिसोर्स भी इसमें ऐड हो गया। और ये एक्चुअली में जितने रिसोर्स है इस प्रोजेक्ट में भी ऐड हो गए। टेस्ट प्रोजेक्ट में मैंने क्या किया, उसको एक्सेस दे दिया। ठीक है, परमिशन, तो ये परमिशन यहाँ ऑलरेडी सेट आता है पहले से। रीडर का परमिशन है, कंट्रीब्यूटर का परमिशन है, बिल्ड एडमिन का परमिशन है, तो ये पहले से परमिशन है। इसको अगर हम मॉडिफाई करना चाहे तो कर भी सकते हैं। अब देखोगे यहाँ पर कि ये सब आ गए क्योंकि मैंने इनको ऐड किया था और इनको इसमें एक्सेस मिल गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और चीजें प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम देखो यहाँ पर जो है ये प्रोजेक्ट था, इसमें स्प्रिंट वन बना हुआ है। इसका डेट सेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि स्प्रिंट मेरे को 10 दिन का चलाना है, या आप बोलो कि 15 डे का चलाना है, 10 वर्किंग डेज का। तो 10 वर्किंग डेज का जैसे हमने डिसाइड कर दिया या ऊपर से बताया गया कि आपको करना है, तो जैसे स्प्रिंट वन इसका नाम है, तो मैं क्या करूंगा, सेट यहाँ जाऊंगा डेट में, स्टार्ट डेट जैसे मान लो कि ये आज से स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से। ठीक है, और ये वाला कब तक चलेगा, मान लो 15 तक चलेगा। और मैं इसको क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। तो मेरा ये स्प्रिंट तैयार हो गया। तो स्प्रिंट तैयार हो गया, तो ये टेस्ट प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करके अगर मैं नया चाइल्ड बनाता हूँ, तो यहाँ इटरेशन नेम पूछ रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्प्रिंट टू लिख दूंगा। स्प्रिंट टू का डेट क्या डालूंगा, तो ये मैं डालूंगा 16 लेकिन 16 में क्या आ गया, सैटरडे और संडे आ गया, तो ये अपने आप 18 को चला गया, अपने आप। और 18 को जैसे लिया ना, तो उतने ही दिन वो आगे कैलकुलेट करके अपने आप बता दिया कि 1 जून तक चला गया। अब ये अपना 1 जून हो गया, ये डेट अपने आप आता रहेगा क्योंकि पहली बार जो देंगे वो पूरा फॉलो करता है। तो चलो एक और बना के देख लेते हैं। एक और मैंने बनाया, स्प्रिंट थ्री नाम दे दिया इसका। और यहाँ पर स्टार्ट डेट में क्या, देखो अपने आप 2 तारीख ले लिया, 2 जून। और जिसको सेलेक्ट किया तो अपने आप 16 जून ले लिया। और इसके बाद मैंने इसे सेव कर दिया। तो ये मेरे स्प्रिंट तैयार हो गए। अच्छा, एरिया भी बना सकते हैं। तो एरिया में जैसे मैंने बना के रखा था यहाँ पर बैक एंड फ्रंट एंड, तो ऐसे एरिया भी हम क्यूए, ये 3 एरिया मैंने बना के रखे हुए, तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते थे। तो ये प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन में ये चीज़ है आपका। टीम कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है जो मैं ढूंढ रहा था ना, एपिक का टीम कॉन्फ़िगरेशन में था। अब मैं इसको ऑन कर दिया, तो ये एपिक फीचर बैकलॉग तीनों मेरे को काम करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट में एपिक ऑन नहीं रहता है, तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो वहां दिखेगा नहीं बैकलॉग आइटम में। अभी मैंने ऑन कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका वर्किंग डे क्या है। अगर आपकी कंपनी का मंडे से फ्राइडे तक है तो आपको इसको सेलेक्ट करना है।
अगर किसी कारण से आपकी कंपनी सैटरडे तक रहती चालू, तो आपको सैटरडे भी ऑन करना रहेगा। या कभी कभी सऊदी में या कुछ कतर ऐसी कंट्री में क्या होता है कि फ्राइडे को हॉलीडे होता है। या आप बोल सकते हो कि फ्राइडे और सैटरडे हॉलीडे हॉलीडे रहता है, संडे वर्किंग रहता है। तो फिर हमें फ्राइडे को हटाना पड़ेगा और संडे को सिलेक्ट करना होगा। तो ये कंट्री के हिसाब से, वहाँ की पॉलिसी के हिसाब से, या वहाँ के हॉलीडे के हिसाब से, वीकडे कब है, सॉरी वीकेंड कब है, उसके हिसाब से हम इसको सेट करते हैं। करेक्ट। फिर इसके बाद देखो वर्किंग विद बग। तो वर्किंग विद बग में आपको जो है हमेशा ये पहला वाला सेलेक्ट करना है, बग आर मैनेज्ड विद रिक्वायरमेंट। ये ज्यादातर मोस्टली सेलेक्ट किया जाता है। तो यानी कि आपका रिक्वायरमेंट का मतलब है कि स्टोरी पीबीआई, वो भी आप ले सकते हो उसमें ना। और बग आर मैनेज्ड विद टास्क, तो आप ये भी ले सकते हो। तो ज्यादातर तो मैं फर्स्ट ले लेता हूँ, आपका बग वहाँ क्रिएट होता है। अच्छा, ये जब सेटिंग जो मैं दिखा रहा हूँ ना, जब पहली बार डेवॉप्स प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो ये सारी सेटिंग करनी पड़ती है। आप अगर काम चालू कर दोगे उसके बाद करोगे तो गलत हो जाता है। इसीलिए डेवॉप्स प्रोजेक्ट वगैरह जब बनाते हैं ना, तो ये जनरली स्क्रम मैनेजर बनाता है। स्क्रम मैनेजर इसकी ट्रेनिंग किया हुआ रहता है, उसको स्क्रम का सर्टिफिकेशन पास किया रहता है, उसे ये सारा आइडियाज रहता है। या फिर जो बीए होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट, उनको भी आइडिया रहता है, वो भी कर सकते हैं। और कई बार तो डेवॉप्स इंजीनियर भी ये सब बना करके सेटिंग करके देते हैं। लेकिन डेवॉप्स इंजीनियर का काम मोस्टली सीआईसीडी पाइपलाइन और दूसरी जगह ज्यादा रहता है। तो आप ये मान के चलो कि आपका स्क्रम मैनेजर हो गया या फिर आपका बिजनेस एनालिस्ट हो गया, वो ये सब सेटिंग्स स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं। तो ये सब क्या प्रोजेक्ट की सेटिंग की बात हो रहा है, एजेंट पूल और ये सब की सेटिंग जो है डेवऑप्स इंजीनियर करता है, ये सीआईसीडी पाइपलाइन का पोर्शन है। तो इतनी सेटिंग देखो यहाँ पर थी, ये मैंने बता दिया। अब हम वापस बाहर आते हैं। तो बाहर आते तो ये ओवरव्यू का समरी पेज है, इसमें चले जाते पहले। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये मेनू खुला हुआ है, इसमें हम समरी पेज में आ गए। तो अगर इसकी कुछ समरीज वगैरह हम यहाँ बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है डेवऑप्स, सॉरी डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड यहाँ पर हम जो है सेट कर सकते हैं कि डैशबोर्ड में हमको क्या रखना है। और किस कौन टीम भी असाइन कर सकते हैं कि कौन सी टीम या कौन सा रिसोर्स उस डैशबोर्ड को देख सकता है। तो न्यू डैशबोर्ड बनाने का यहाँ पर ऑप्शन है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि एक नया डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हो। तो न्यू डैशबोर्ड में क्रिएट करेंगे तो डैशबोर्ड का नाम पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे टेस्ट डैशबोर्ड, और यहाँ पर कोई अपने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। आप पूरा अच्छे से डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो 8-10 लाइन का, और क्रिएट कर दिए। तो देखो ये आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है। अब ये जो डैशबोर्ड क्रिएट हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, दिस डैशबोर्ड डजंट हैव विजेट। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, विजेट्स डाल सकते हो। मैंने लास्ट टाइम बताया था विजेट्स क्या होता है। एक्चुअली में डैशबोर्ड को डेकोरेट करने के लिए, ग्राफ वगैरह को ऐड करने के लिए विजेट्स होते हैं। तो जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो ये बहुत सारे विजेट्स आ गए। आपको कौन सा विजेट चाहिए वो आप यहाँ पर डाल दो। देखो ये बहुत सारा है। पुल रिक्वेस्ट का विजेट डाल दोगे तो पुल रिक्वेस्ट की जानकारी यहाँ दिखाएगा स्क्रीन पे। आप इसमें क्यूरी रिजल्ट डाल सकते हो। तो क्यूरी रिजल्ट का डाल दोगे तो इसमें आपको क्यूरी ऐड करनी पड़ती है। तो क्यूरी का जो रिजल्ट आएगा ना, जैसे बग वगैरह का रिजल्ट यहाँ पर दिखाना है, तो जनरली हम क्यूरी वाला यूज करते हैं। तो वो क्या करता है, क्यूरी के रिजल्ट को यहाँ ग्राफ के फॉर्म में दिखाता है या टेबल के फॉर्मेट में दिखा रहा है। तो ये बहुत सारे विजार्ड्स है। तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सेट करना होगा। स्प्रिंट कैपेसिटी हम यहाँ ऐड कर सकते हैं, स्प्रिंट बर्न डाउन चार्ट ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये सारा चीज यहाँ पर शो करने लगता है। अब मैंने ये बताया था कि ये एक्चुअली किसके लिए होता है। ये रहता है आपके मैनेजर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए। तो वो मैनेजर्स अंदर जा जाके सब नहीं देखता, उसको हर चीज जो है ना यहाँ बाहर दिखनी चाहिए। तो यहाँ पर वो देखता है पूरा बैठ करके। तो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने डाला ना, तो ये देखो ये पूरा आ गया। अभी इसमें वैल्यू नहीं है क्योंकि तो नया प्रोजेक्ट है, लेकिन स्प्रिंट बर्न डाउन आपका आ गया। और ये कौन सी डेट का आ गया, 1 मई से लेकर के 15 मई तक का। ये आपका पहला स्प्रिंट, जो करंट स्प्रिंट है ना, वो दिखता है यहाँ पर। जैसे एक दूसरा स्प्रिंट 2 चालू हो जाएगा तो उसका डाटा दिखने लग जाएगा। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ दिखेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दिख रहा है, ऐसा नहीं। इसमें इसको साइज को छोटा करके दूसरा ऐड, तीसरा, बहुत सारे ऐड करते हैं, तो काफी ज्यादा इसमें विजेट्स आ जाते हैं। तो ये डैशबोर्ड जो है अच्छी तरह से डेकोरेट करके रखना पड़ता है, ताकि मैनेजर क्या काम चल रहा है प्रोजेक्ट्स में, पूरा का पूरा ओवरव्यू यहाँ पर उसको
दिखाई दे देता है। उसको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है कि वो रिपोर्ट दो, क्या चल रहा है कैसा चल रहा है, वो खुद देख सकते हैं यहाँ पर। विकी करके एक ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो विकी क्रिएट करना थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आप जब अगर सीखोगे तो आप इसको सीख सकते हैं। तो थोड़ा सा एचटीएमएल कोड में थोड़ा एडिट करना पड़ता है इसमें, जब भी आप कोई क्रिएट करते हैं ना कोई विकी वगैरह। तो इसमें एक्चुअली विकी क्यों बना मैं ये समझा देता हूँ कि हम इसको यूज क्यों करते हैं। तो विकी में क्या होता है कि नॉर्मल आप जो यहाँ पर टाइप करोगे, जैसे मान लो कि मैं यहाँ टाइप किया हेलो, तो ये देखो दो जगह हेलो दिख रहा है। एक्चुअली में एक जो है ना आपका, ये एचटीएमएल कॉल में रहता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ बोल्ड वगैरह तो कर रहे हो, ये देखो यहाँ आउटपुट दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखो स्टार स्टार, यानी कि प्योर एचटीएमएल नहीं है बट लेकिन कुछ इसकी कोडिंग होती है। तो ये इस प्रकार से ये बनता है, पूरा टाइटल वगैरह डाल सकते हो। तो जब कोई मान लो कि कोई डेवलपर है, उसने कोई आरएनडी किया, कोई पीओसी किया, और उसने कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन हासिल की, तो वो क्या कर सकता है कि अपने पूरी जो जो उसने आरएनडी करके जो फाइंड आउट किया, जो उसने नया कुछ करके दिखाया, वो यहाँ पर विकी में डाल सकता है। तो इस प्रोजेक्ट में बाद में भी कोई नया डेवलपर जो ऐड होगा ना, तो वो विकी जाके पढ़ सकता है। तो आपके प्रोजेक्ट में अगर आपने कोई फंक्शनैलिटी को डेवलप करने में कोई स्टेप्स वगैरह यूज किए थे, और आप यहाँ पर वो एक्सप्लेन कर दिए, कल की डेट में उसी प्रोजेक्ट में सेम वैसे ही काम कहीं और करना है, तो वो डेवलपर को सीनियर बताएगा, बोलेगा विकी में जाओ, एक एक डेवलपर ने किया था 1 साल पहले काम, तो उसका डाटा देखो और उसके हिसाब से कर लो, क्योंकि सेम काम पहले हो चुका है, तो उसे नया आरएनडी करने की जरूरत नहीं है। तो विकी मतलब इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। जैसे विकीपीडिया बना है ना, सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर मिलती है हमको। तो वैसा यहाँ पर प्रोजेक्ट का एक छोटा विकी बना हुआ है। तो धीरे धीरे इसमें इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं, बट डेवलपर को अपने काम करने से ही फुर्सत नहीं रहती, वो विकी में कहाँ डालेंगे। तो फिर ये आप डाल सकते हो यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक टेस्ट विकी करके एक टाइटल दे देता हूँ, क्योंकि टाइटल के बिना ये क्या सेव भी नहीं करेगा। तो अभी देखो ये सेव हो गया, तो ये मेरा एक विकी तैयार हो गया। तो ऐसे हमको ना बहुत सारे विकीज हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो अब जैसे ये होम बना टेस्ट विकी, तो इसके अंदर देखो ये आ गया। अब इसके अंदर कमेंट्स कोई दूसरा डेवलपर भी डाल सकता है, मेरे जो यहाँ पर भी मैं डाला नहीं, लेकिन एक डिस्क्रिप्शन अच्छे से फॉर्मेट में मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। फिर एक नया पेज ऐड करना है तो एक न्यू पेज में जाएंगे, फिर इसको सेव करेंगे। ऐसे करते करते ये विकी बनता जाएगा, पूरा विकीपीडिया जैसा। तो ये तीन चीज ओवरव्यू में मैंने आपको बता दिया, राइट। इसके बाद आता है बोर्ड। अब ये बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बोर्ड में क्या क्या आइटम्स होते हैं। वर्क आइटम पहला होता है। तो जब भी पहली बार किसी प्रोजेक्ट में आइटम क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ आना पड़ता है, वर्क आइटम में। तो सपोज यहाँ पर वर्क आइटम में देखो प्लस का सिंबल है, न्यू वर्क आइटम। तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, तो ये पूछेगा आपका कौन सा वर्क आइटम बनाना है। देखो इतने सारे वर्क आइटम मैं बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाना है। यहाँ पर हमेशा जब बनाया जाता है तो आपको एपिक फीचर एंड स्टोरी पीबीआई प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम तीन ही बनाना पड़ता है, राइट। और वो भी सीक्वेंस किसके अंदर बनाना है, ऐसे बाहर नहीं बनाना है। तो देखो सबसे पहले मैं एक एपिक बनाता हूँ। तो ये एपिक मेरा तैयार हो रहा है, और ये सिंबल को याद रखो, ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं एपिक, EPIC। अब इसका टाइटल पूछ रहा है, तो मुझे यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक टाइटल देना पड़ेगा। तो सपोज मैं एक एपिक बना रहा हूँ, ERP एप्लीकेशन का, जैसे मैं बोल सकता हूँ एक एपिक बना रहा हूँ, या मैं एक बैंकिंग का ले लेता हूँ। तो जैसे सपोज बैंकिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये एक मैं एपिक क्रिएट कर दिया। ठीक है, एपिक को मैं अपने नाम पे भी ले सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम सर्च करूंगा तो मेरा नाम भी आ जाएगा, और मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, स्टेटस न्यू रहने दो। अच्छा, इसके बाद अगर नीचे आते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तो यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ टाइप करना है। अगर आपको लग रहा है कि जगह कम पड़ रही है, स्क्रीन में कॉम्पैक्ट हो रहा है, तो आप एक काम करो, ये लेफ्ट मेनू का बार बार जरूरत नहीं रहता है। तो यहाँ देखो नीचे साइड में ये एरो दिख रहा है, इसको आप क्लिक कर दो, तो ये आपका लेफ्ट मेनू तो हट गया। अब देखो डिस्क्रिप्शन का बड़ा हो गया स्क्रीन। चलो आप बोल रहे हो कि मेरे को और बड़ा करना है, तो ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर देखो ये एरो का बटन दिया है, मैक्सिमाइज करने का, इसको क्लिक कर दो। तो देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कितना बड़ा हो गया आगे। अब इसमें आराम से आप पूरा थ्योरी लिख सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो डाटा,
है ना? तो यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि ये एपिक हम क्यों बना रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है। और इसको जब छोटा करना रहेगा तो हम इसको छोटा कर देंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, और ये आपका हो गया टेक्निकल डाटा डालने के लिए एसी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इसको शॉर्ट में एसी बोलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको इसमें डालनी पड़ती है। तो दो इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, डिस्क्रिप्शन एंड एसी। ठीक है। अगर मान लो कि पहले से प्लान फिक्स है कि ये एपिक हमको कब स्टार्ट करना है, तो मैं ये स्टार्ट डेट डाल सकता हूँ। आज का भी हो सकता है या फ्यूचर का भी हो सकता है। और टारगेट डेट कब तक मुझे कंप्लीट करना है, 1 महीने में करना है, 10 दिन में करना है, या 2 महीने में करना है। तो टारगेट डेट हमें यहाँ देना पड़ता है। फिर इसके बाद प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि भाई इसकी प्रायोरिटी क्या है। तो जैसे मान लो इसकी प्रायोरिटी वैल्यूज अगर हम कम करेंगे तो वो हाई प्रायोरिटी कहलाता है। जैसे हम ज्यादा करेंगे तो लो प्रायोरिटी होता है। अगर मैं इसको 5 करूंगा तो ठीक है, इसके पहले दूसरा काम अर्जेंट है उसको करो, बाद में इसको उठाओ। अगर प्रायोरिटी वैल्यू 1 कर दूंगा तो बहुत हाई प्रायोरिटी हो जाएगी, इसको पहले करना रहेगा, अर्जेंट हो जाएगा। देन इसके बाद एफर्ट्स है। आप एफर्ट डाल सकते हो कि ये 5 दिन का काम है कि 10 दिन का काम है। बिजनेस वैल्यू ज्यादातर रिलीज के लिए काम करते हैं। कि जैसे मान लो इसकी वैल्यू 95 रख दी है, यानी कि बहुत ही फास्ट जल्दी इसको रिलीज करना है, या अगला रिलीज का डेट पे ही इसको भेजना जरूरी है। लेकिन बिजनेस वैल्यू मैंने कम कर दिया, 60 कर दिया, 50 कर दिया, तो हो सकता है कि अभी जो अर्जेंट वाला जाने दो, 2 4 रिलीज उसके बाद हम करेंगे। रिलीज मतलब प्रोडक्शन लाइव को बोलते हैं, हमेशा याद रखना है। तो ये बताने के लिए रहता है टीम को कि इसकी वैल्यूज क्या है, कितना जल्दी हमको डिलीवर करना है। देन टाइम क्रिटिकल हम यहाँ सेट कर सकते हैं। बिजनेस, सॉरी, वैल्यू एरिया। तो यहाँ पर बिजनेस और आर्किटेक्चरल है। तो इसको समझो कि बिजनेस और आर्किटेक्चरल क्या होता है। दो प्रकार की रिक्वायरमेंट आती है, एक टेक्निकल आती है, एक नॉन टेक्निकल आती है। तो बिजनेस नॉन टेक्निकल में आता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने की जो रिक्वायरमेंट आई है वो नॉन टेक्निकल रहती है, तो हमेशा वो बिजनेस ही लेना है। अब जैसे मान लो इसमें कोई एपिक बन रहा है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है, एजोर तैयार करना है, वर्चुअल मशीन तैयार करना है, सीआईसीडी पाइपलाइन बनाना है, तो उसकी भी एपिक बनेगी। तो वो आर्किटेक्चरल में जाएगी। तो जितने इस टाइप के होते हैं बिजनेस से अलग हट के जो भी रहेगा सारा आर्किटेक्चरल में जाएगा। और बिजनेस मतलब एक्चुअल रिक्वायरमेंट जिससे सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, वो बिजनेस में जाएगा। तो इतनी सारी चीज इसमें दी हुई है, और आप देखोगे ना आगे सभी में ये कॉमन मिलेगा। यहाँ मैं अच्छे से बता रहा हूँ और हर जगह मिलेगा चीज। तो राइट साइड में देखोगे डिटेल। तो डिटेल ऑप्शन में ही हम काम कर रहे हैं। डिटेल के बगल में हिस्ट्री है। अगर आप हिस्ट्री में क्लिक करोगे तो यहाँ भी हिस्ट्री बनी नहीं है, क्योंकि अभी तक पहली बार भी सेव नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो इसकी हिस्ट्री बन जाएगी। और इसमें कोई दूसरा व्यक्ति भी जब काम करेगा ना, तो वो दिखाएगा हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री बन गई। अभी क्या हिस्ट्री बनी है, न्यू एपिक क्रिएटेड, किसके द्वारा, अजय के द्वारा। अब मान लो इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आके स्टेटस चेंज करेगा तो तुरंत एक और हिस्ट्री बन जाएगी कि किसने चेंज किया और क्या किया, स्टेटस चेंज किया। तो इस प्रकार से ये हिस्ट्री कंटिन्यू चलती रहेगी, जितने लोग इसमें काम करते रहेंगे, कब कब काम किए, क्या काम किए, वो सब रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये इसकी खास बात है हिस्ट्री की। इसके बाद आप देखोगे लिंक्स है। तो इसमें अगर मान लो कि कोई लिंक वगैरह ऐड करना है तो हम यहाँ जा करके एग्जिस्टिंग आइटम, न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। यानी कि कोई एपिक में जैसे मान लो कि मैं फीचर को ऐड करना चाहता हूँ, है ना, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो फीचर बना ही नहीं है तो न्यू आइटम करके भी मैं क्रिएट करके लिंक कर सकता हूँ। तो ये लिंक का बटन यहाँ दिया है कि जो दूसरे आइटम को इस आइटम के साथ लिंक किया जाता है। एक्चुअली सबको आइटम बोलते हैं, आइटम से कंफ्यूज नहीं होना है। एपिक, फीचर, स्टोरी, बग, ये सब आइटम ही है, राइट। फिर लास्ट में एक ऑप्शन है इसका अटैचमेंट का। तो अगर मान लो कि ये एपिक में हमने डिस्क्रिप्शन तो डाला है, लेकिन 4 5 डॉक्यूमेंट है जिससे वो पढ़ने के बाद और क्लियर होगा, तो आप यहाँ पर ऐड अटैचमेंट का बटन दबा के आप उन डॉक्यूमेंट वगैरह को सेलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। तो आपका ये दूसरा कोई डेवलपर है या सीनियर है, उसको जब इसके डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी तो ये जाके डाउनलोड कर सकता है, या डायरेक्ट भी ओपन कर सकता है। तो ये हमने क्या किया, एक एपिक तैयार कर दिया। तो अब यहाँ से हम बैक होते हैं। अच्छा, मैंने सेव भी कर दिया ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वो एपिक बन के आ गया। ये कौन सी स्क्रीन है, ये बैकलॉग, सॉरी, ये आइटम क्रिएट करने की वर्क आइटम की स्क्रीन है, राइट। यहाँ ऊपर दिखता है आपको। हम अभी किस में काम कर रहे हैं, वर्क आइटम में। तो ये वर्क आइटम में काम कर रहे हैं। अब मान लो मुझे फीचर बनाना है तो क्या मैं यहाँ से बनाऊंगा, नहीं। अब मुझे अगर फीचर बनाना है तो मेरे पास क्या क्या तरीके हैं। तो मैं यहाँ से भी बना सकता हूँ कि मैं इसको ओपन कर लिया, देखो मैं इसके अंदर चला गया।
अंदर जाना के बाद थोड़ा स्क्रॉल किया, राइट साइड में देखो, राइट साइड में इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड लिंक। ठीक है, तो ऐड लिंक में मैं जाऊंगा, लेकिन मेरे को फीचर नया बनाना है क्योंकि इसमें तो है भी नहीं, पहली बार तो एपिक बना है। तो हम क्या करेंगे, न्यू आइटम में जाएंगे। अब न्यू आइटम में जाएंगे तो चाइल्ड लेंगे। चाइल्ड क्यों लेंगे, क्योंकि फीचर हमेशा एपिक के अंदर आता है, ये याद रखना है। और यहाँ पर इसको वर्क आइटम टाइप लेंगे, लेकिन आप इसमें से कोई भी नहीं ले सकते। तो एपिक के अंदर क्या आता है, फीचर। तो हम क्या करेंगे, फीचर लेंगे, और फीचर का यहाँ पर क्या करेंगे, टाइटल डालेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर टाइटल डाल लेता हूँ फीचर्स का, कि लॉगिन फीचर, लॉगिन फीचर करके मैंने टाइटल दे दिया, और इसे मैं ऐड कर दिया। लेकिन ऐड करने के बाद आपको याद रखना है, सेव करना है, सेव एंड क्लोज। तो ये सेव करने के बाद देखो ये एपिक खुला है, और यहाँ देखो एक लिंक ऐड हो गई चाइल्ड की। अपन एक काम करते हैं, बैक करते हैं यहाँ से, वापस ये स्क्रीन में आ गए। तो यहाँ पर अब कितने आइटम हो गए, हमारे पास दो आइटम हो गए, लेकिन वो लिंक्ड है। तो अब एक काम करते हैं कि एक एपिक व्यू बना के देखते हैं हम। व्यू ऑप्शन, कंप्लीट वर्क आइटम। ठीक है, ये फिल्टर वगैरह भी लगाने की जरूरत नहीं है। कॉलम ऑप्शन, इसमें और कॉलम अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, कॉलम ऑप्शन से। ये देखो, ये कॉलम जो है यहाँ दे रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, एक नया भी ऐड कर सकते हो। तो ये कॉलम जो है ना कम ज्यादा होते हैं, तो अभी इसको स्क्रॉलेबल है, इतने सारे कॉलम देखो यहाँ दिख रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन इसकी दिखती है। अब मुझे फीचर के अंदर स्टोरी बनानी है, तो मैं क्या करूंगा, जैसे कि इसको सेलेक्ट करके यहाँ से जा करके स्टोरी भी ले सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको क्लिक कर दिया, यानी कि ओपन कर लिया फीचर को, और फीचर को ओपन करने के बाद यहाँ पर ऐड लिंक में गया, न्यू आइटम में। अच्छा, फीचर को ओपन किया तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, एपिक दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि एपिक के अंदर फीचर है, तो ये भी यहाँ दिखेगा, जितने लिंक आइटम है ना दिखेंगे, और यहाँ दिखता भी है पेरेंट, मतलब ये पेरेंट है। अगर स्टोरी ऐड कर दूंगा तो चाइल्ड आ जाएगा, तो मैं चाइल्ड पे एक स्टोरी ऐड करता हूँ, पीबीआई। देखो चाइल्ड है, और इसको बोलेंगे अपन प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। यहाँ पर नाम हम दे देते हैं लॉगिन पेज, ये नाम का हम एक पीबीआई बना रहे हैं। तो अब ये आ गया, और इसको हमने सेव कर दिया। देखो अब यहाँ पर चाइल्ड करके आ गया। तो ये जो रिलेशन है ना, ये मेंटेन करना है। तो इसके लिए मैं थ्योरी में बताया था कि एपिक हमेशा ऊपर होता है, उसके अंदर फीचर होता है, उसके अंदर स्टोरी होती है, प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। तो ये देखो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको वो तीनों दिखाई देगा, तीन आइटम मैंने क्रिएट कर लिए। तो अब मैं एक काम करता हूँ कि मेरे जो बने हुए जो प्रोजेक्ट्स है ना, उसमें जा करके मैं और समझाता हूँ। तो ये बने वाले में देखो, यहाँ पर ये बैकलॉग पे आ गया मैं। ठीक है, ये वर्क आइटम में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, जैसे वहां दिख रहा था ना, वो वाली स्क्रीन ला के दिखाता हूँ, सेम। थोड़ा सा स्लो चल रहा है अभी आज, ये वाला आ गया, इसको देख लो। तो ये यहाँ पर आ गए हम, लेकिन ये कौन सा वर्क आइटम है, तो हम इसको चेंज करते हैं बैकलॉग में। तो ये तीसरा नंबर का ऑप्शन है, बैकलॉग। तो ये देखो यहाँ पर ये बैकलॉग में है, लेकिन इस बैकलॉग में यहाँ पर क्लिक करके आपको एपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये आपका एपिक आएगा। एपिक को जैसे एक्सपेंड करेंगे तो लॉगिन आएगा, लॉगिन को एक्सपेंड करेंगे, लॉगिन पेज आएगा। तो ये देखो, ये आपका एपिक है, फीचर है और स्टोरी है, राइट। तो इस प्रकार से आपको इसमें काम करना रहता है। अब जैसे ये जो फीचर है, इसके अंदर एक और स्टोरी ऐड करना है, तो यहाँ पर एक और सुविधा हो जाती है बैकलॉग आइटम में, कि इसके सामने एक प्लस का बटन आता है, और ये प्लस के बटन को अगर क्लिक करोगे तो देखो इसके अंदर या तो आप बग भी बना सकते हो और स्टोरी बना सकते हो, लेकिन मुझे तो स्टोरी बनाना है। तो मैंने पीबीआई को सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर स्टोरी का नाम लिख लिया। तो जैसे मान लो लॉगिन डैशबोर्ड, मैंने एक और स्टोरी बना दी, और इसको सेव कर दिया। तो सेव करके जब क्लोज होगा तो आप देखोगे कि वहां पर अब ये दो स्टोरी दिखाई देगा उस फीचर के अंदर। देखो अभी दो स्टोरी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ से भी ये काम अब जैसे क्वेश्चन है कि ये कौन काम करता है, क्यों करता है, और ये कब करता है। तो जब भी जो प्लानिंग होती है किसी सॉफ्टवेयर बनाने की, तो ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद इसका जो बीए होता है ना, बिजनेस एनालिस्ट, वो अपने डाटा इसमें डालता है। प्रोडक्ट बनने में 3 साल लगेगा, लेकिन 3 साल की इंफॉर्मेशन वो
डालने की कोशिश करता है ताकि हाई लेवल का एस्टिमेशन हो सके। तो जैसे मान लो कि आप ये पुराने स्क्रीन पे मैं आता हूँ वापस, और यहाँ पर मैं बैकलॉग में जाके ही समझाता हूँ। तो ये बैकलॉग में देखो, ये इतने सारे जो बने हुए हैं ना, ये पूरा 3 साल का प्लान है। अगर ये चलता रहेगा तो 3 साल तक ये स्टोरी डेवलपमेंट चलता रहेगा, बहुत बड़ा है ये। तो आपको ऐसे मतलब जो है ना प्लान बनाने पड़ते हैं सॉफ्टवेयर के। तो आप ऐसे कितने भी सॉफ्टवेयर को आप प्लान को क्रिएट करने पड़ते हैं डेवलपमेंट से पहले। लगभग कोशिश करते हैं कि हाई लेवल का आपका ये सब बन जाए, भले स्टोरी ना बने लेकिन एपिक और फीचर तो बन जाए, ताकि आप एस्टिमेशन वगैरह कर सको। ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं कि इसमें से कोई ओपन करके देखते हैं। जैसे ये वाला एपिक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। अच्छा, इसमें किसी किसी में डिटेल दिया हुआ है, किसी में नहीं दिया हुआ है। मेरा वो बंद हो गया, वापस से खोलना पड़ेगा। बैकलॉग आइटम। ऑथेंटिकेशन एंड आइडेंटिटी। तो आपको इसको खोलने के लिए एक और सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करो। ये मेनू आता है, इसमें सबसे पहला रहता है ओपन लिंक। ओपन लिंक इन न्यू टैब। तो इससे देखो बगल के टैब में ही ओपन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप पिछले वाले को स्क्रीन को भी प्रिजर्व कर सकते हो। नहीं तो मैं डायरेक्ट क्लिक करता हूँ ना, ये पूरा पेज ही लोड हो जाता है, दूसरा पेज आ जाता है, फिर वापस बैक करना पड़ता है। तो आप राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लो। अब मैं ये इसलिए दिखा रहा था कि आपको यहाँ दिखाई दे कि देखो डिस्क्रिप्शन ऐसे डाला जाता है बाहर पे। तो ये डिस्क्रिप्शन से पूरा, और ये देखो एसी डाला गया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, जिसके बेस पे स्टोरी बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इस प्रकार से मैं दिखा रहा था यहाँ पर कि डाटा डाला जाता है, राइट। तो ये एक व्यू हो गया जिसमें आप ऐसे ओपन करके स्टोरीज वगैरह ये सारा चीज देख सकते हैं। और आप इसमें फिल्टर भी लगा सकते हैं। तो ये इसमें यहाँ पर फिल्टर सारे अवेलेबल है, कौन कौन से स्प्रिंट के देखने हैं वो भी देख सकते हैं। ये देखो, अगर क्लियर कर दोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ जा करके आप इसको ये हटा दो, फिल्टर हटा दो, ये कॉमन हो गया। तो अब एक्चुअली में जो नहीं भी दिख रहे थे ना वो दिखने लग गए। यानी अभी ये काफी बड़ा हो जाएगा। फिल्टर लगने के कारण ये छोटा हो गया था और मेरे को दिख नहीं रहा था ये सब चीजें। तो अब देखो यहाँ पर सब दिख रहा है, टास्क दिख रहे हैं, बग दिखाई दे रहा है। तो अब ये 100% कंपोनेंट आ गया। वो फिल्टर लगा था ना तो ये दिक्कत आ रहा था। फिल्टर टाइप बंद करने के लिए ये बटन है, इसको दबा दो कि फिल्टर टाइप हाइड हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये सारा चीज देख सकते हैं। लेकिन डेवलपर काम करते हैं स्प्रिंट पे। तो यहाँ पर आप देखोगे एक और ऑप्शन है स्प्रिंट। तो यहाँ पर स्प्रिंट पे अगर जाते हो तो ये आपका स्प्रिंट व्यू में आप आ गए। तो स्प्रिंट व्यू में जब आ गए तो इसमें भी मैंने बताया था दो व्यू होता है, एक बैकलॉग व्यू होता है और एक टास्क बोर्ड होता है। ठीक है, तो टास्क बोर्ड थोड़ा इजी होता है स्टेटस चेंज करने के लिए। मैं दिखा देता हूँ। टास्क बोर्ड में हम चले गए। तो टास्क बोर्ड में क्या होता है कि आपका यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्टेटस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये क्यूए का टास्क है टू डू में। अगर ये काम चालू कर रहा है तो क्या करेगा, इसको इन प्रोग्रेस में लाएगा। तो क्या करेगा, इसको बीच में से पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन प्रोग्रेस में छोड़ देगा। देखो इसका चेंज हो गया स्टेटस। तो ये कितना आसान हो गया कि आप बड़ी आसानी से क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो ये पूरा बोर्ड है, यहाँ पर पूरा दिखाई देता है, राइट। अब अगर मान लो कि मैं बैकलॉग में जाता हूँ और बैकलॉग में जा करके मेरे को इसका स्टेटस चेंज करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टास्क को ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद फिर यहाँ ड्रॉप डाउन में जाना पड़ेगा, और फिर इसको डन करके जो भी मैसेज वगैरह टाइप करना है उसको डाल के सेव करना होगा। तो ये वाला व्यू मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ताकि गलती से स्टेटस चेंज ना हो जाए। और ये जो था ड्रैग एंड ड्रॉप वाले में कभी कभी आप ना नहीं चाहते हुए भी वो स्टेटस चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान देना है। और स्प्रिंट आपका जो करंट स्प्रिंट है उस पर काम करना रहता है। तो अभी करंट स्प्रिंट 8 है, तो आपका 8 चालू रहेगा। दूसरी बात है कि ये जो आपका यूआरएल है इसको या आप कॉपी करके रखो, या फिर इसको आप बुक मार्क बना दो। तो बुक मार्क बना दोगे तो अगली बार डायरेक्ट अगर उसमें क्लिक करोगे तो ये पेज डायरेक्ट खुल जाएगा। तो जब तक स्प्रिंट 8 चल रहा है आपको ये बार बार खोलना है। जैसे स्प्रिंट 9 चालू होगा तो बुक मार्क को एडिट कर दो। ठीक है, तो स्प्रिंट 9 का फिर यूआरएल को सेट कर दो।
तो ये व्यू जो आपके पास होना चाहिए। अब इस व्यू में फायदा क्या होता है कि डेवलपर अपने टास्क को डायरेक्ट देख लेते हैं, कैसे? फिल्टर के द्वारा। तो जैसे ये फिल्टर है, अब फिल्टर में यहाँ पर डेवलपर ने क्या किया, अपना नाम सेलेक्ट कर दिया। तो जैसे मान लो इसमें कोई डेवलपर है और उसने क्या किया, अपना नाम सेलेक्ट किया, तो उस डेवलपर के नाम पे कितनी स्टोरी है, कितने टास्क है, पूरे आएंगे। दूसरे डेवलपर के नहीं आएंगे। देखो यहाँ सेम डेवलपर के पूरे आ गए। तो हर डेवलपर क्या करेगा, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में अपना नाम को सेलेक्ट करके छोड़ देगा। तो अगर मान लो कोई जैसे उसके नाम पे कोई असाइन होता है नया टास्क, नया बग, वो केवल रिफ्रेश का बटन दबाएगा ऊपर से, तो फिर उसको वो दिखने लग जाएगा, तुरंत ऐड हो जाएगा, क्योंकि उसका फिल्टर में लगा हुआ है नाम। तो आप देखोगे तो वहां पर नया जो रहेगा वो भी ऐड होके आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आपका होता है। तो मेन स्प्रिंट पे ही काम होता है। अब स्प्रिंट जब पहली बार चालू होता है, तो पहले इसमें क्या लाया जाता है, स्टोरी को लाया जाता है। कौन सी स्टोरी को लाते हैं? जो पिछले स्प्रिंट पे आपने कर नहीं पाए, जो आपका स्पिल ओवर स्टोरी थी, वो लेके आते हैं। आपके जो बग वगैरह रह गए उसको लेके आते हैं। फिर नया क्या करना है उस स्प्रिंट पे, तो उसको भी उठा के यहाँ पर लाते हैं। कहाँ से लाते? बैकलॉग आइटम से लेके आते हैं स्प्रिंट पे। ठीक है, तो ये स्प्रिंट पे कैसे लाते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे ये बैकलॉग आइटम में गया, जैसे ये स्टोरी है, ये स्टोरी को आपको लाना है इसमें। कुछ इशू है। ठीक है, दूसरा दिखा रहे थे ओपन करके। अभी जैसे ये स्टोरी है, इसको स्प्रिंट 8 में ले जाना है, 7 में। तो आपको क्या करना होगा, आपको इसमें क्लिक करना है और स्प्रिंट 8 आपको सेलेक्ट करना है और सेव कर देना। ये स्प्रिंट 8 में चला गया और मैं क्लोज कर दिया। अब अगर मैं स्प्रिंट 8 में जाकर सुपर एडमिन रियल टाइम की स्टोरी देखूंगा, तो स्प्रिंट 8 में मेरे को मिलेगी। अब ये स्प्रिंट 8 आ गया, तो यहाँ पर वो स्टोरी होगी, ये 84 आईडी। अच्छा, ये जो आईडी होती है ना, ये यूनिक होती है। अगर किसी स्टोरी की आईडी 84 है, तो किसी भी दूसरे स्टोरी का या किसी और का 84 हो ही नहीं सकता। तो यूनिक आईडी होती है। और इसको, ये आईडी अगर पता है तुमको, तो ये सर्च का बटन है, यहाँ पर आप टाइप कर दो। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया 84, तो देखो 84 का आपको यहाँ पर, या जो भी आईडी होगी वो आ जाएगा फिक्स असेट से। या जैसे बग की आईडी आपको डालना है, तो आप बग की आईडी डाल के यहाँ पर सर्च कर सकते हो, तो वो चीज़ आपकी आ जाएगी तुरंत। ये एक्चुअली में ऑर्डर नंबर है। आईडी जो होती है, जो देखने के लिए, ये जैसे स्टोरी है, टेनेंट ऑनबोर्डिंग, तो इसको अगर क्लिक करेंगे तो इसकी आईडी यहाँ दिखाई देती है 230। ये आईडी है। जैसे एग्जांपल के लिए कोई बग को मैं ओपन करता हूँ, और ये बग की आईडी है 601। लेकिन अगर मान लो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा 601 कहाँ पर है, मुझे ओपन करना है, जल्दी ओपन करके दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, सर्च में जाके 601 लिख दूंगा। तो जैसे यहाँ 601 लिखूंगा, देखो बग आ जाएगा, और इसको डायरेक्ट क्लिक करूंगा, ओपन हो जाएगा, और मैं इसमें डायरेक्ट काम कर सकता हूँ। तो ये इतना इजी हो जाता है। ठीक है। और ये बर्न डाउन चार्ट है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा कि हमारी प्रोग्रेस कैसे चल रही है। बहुत ही बेकार चल रही है, क्योंकि ये डायरेक्ट हॉरिजेंटल जा रहा है। मेरे टीम मेंबर दूसरे प्रोजेक्ट में मूव हो गए। अगर ये सारे टीम मेंबर डेली काम करेंगे प्रॉपर, तो ये नीचे जाना चाहिए स्मूथ। तो ये आइडल लाइन दिख रहा है, हॉरिजेंटल लाइन जो दिख रहा है, हॉरिजेंटल बोल रहा हूँ, डायगोनल लाइन जो दिख रही है, ये एक्चुअली में आइडल लाइन है। लेकिन आइडल लाइन पे तभी चलेगा जब आपके डेवलपर प्रॉपर डेली बेस पे काम कंप्लीट करते जाएंगे तब। नहीं तो फिर ये गड़बड़ जाएगा, जैसे अभी गड़बड़ दिखा रहा है। तो ये हो गए आपके स्प्रिंट। फिर इसमें आते हैं कैपेसिटी में। तो जब पहली बार स्प्रिंट चालू होता है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, उस समय हम क्या करते हैं कि अगर कोई रिसोर्स लीव पे, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑफ डे। डे ऑफ करके लिखा हुआ है ना, जैसे मान लो ये पहला रिसोर्स है, ये लीव पे गया, तो डे ऑफ में क्लिक करेंगे, और वो कब गया, वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे स्टार्ट डेट। वो छुट्टी कब लेना चाह रहा है, मतलब जाने वाला है। 5 तारीख की छुट्टी लेगा तो दोनों जगह 5 कर देंगे। 5 और 6 को लेगा, तो एक जगह 5 हो जाएगा, दूसरी जगह 6 हो जाएगा, यानी 2 दिन वो अवेलेबल नहीं है। देखो 2 दिन का ऑफ, और जैसे ओके करूंगा, तो यहाँ पर 2 लिखा आ जाएगा, और इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 2 दिन कम हो जाएगी।
अच्छा, कैपेसिटी कहाँ देखते हैं ये भी बता देता हूँ। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर आते हैं स्प्रिंट व्यू में, तो यहाँ देखो एक ऑप्शन दिया है, ये वाला ऑप्शन, व्यू ऑप्शन। इसमें जा करके हम प्लानिंग वर्क डिटेल को सेलेक्ट करते हैं। तो वर्क डिटेल को सेलेक्ट करते हैं तो ये देखो, ये विंडो खुल के आ गया। तो ये बताता है हमारा एक्चुअली कैपेसिटी। जैसे एग्जांपल के लिए जो मेरे पास टीम है, वो 4.0 आवर्स के लिए अवेलेबल है। यानी इतने घंटे की मेरे पास जो है ना टीम अवेलेबल है। डिजाइन टीम 54 आवर्स की है, डेवलपमेंट टीम इतनी है, टेस्टिंग टीम इतनी है। तो ये सब टीम का आवर्स आ जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर दिखते हैं टीम्स। तो जो जो हम असाइन करेंगे ना तो वो दिखाई देंगे यहाँ। तो अभी फिलहाल किसी के नाम पे कुछ असाइन स्प्रिंट डेट का है ही नहीं लग रहा है। तो ये ब्लैंक आ रहा, नहीं तो यहाँ पर हमको दिखाई देता है पूरा। एक पुराने स्प्रिंट का देखते हैं हम खोल करके, स्प्रिंट 7 का। तो स्प्रिंट 7 का वर्क डिटेल ओपन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो स्प्रिंट करंट स्प्रिंट नहीं है। ओके, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर अगर असाइन करोगे ना तो वहां पर हमको पूरा दिखाई देता है कि किसका कितना आवर्स बुक है। तो ये कैपेसिटी वगैरह मैंने बता दिया। यहाँ पर होता है टास्क बोर्ड जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम जो है स्टेटस को चेंज करते हैं। और यहाँ पर प्लस का बटन है तो यहाँ से भी न्यू आइटम क्रिएट कर सकते हैं, एपिक भी क्रिएट कर सकते हैं, फीचर या स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं। मोस्टली टास्क क्रिएट करते हैं। तो बैकलॉग आइटम में देखोगे ना तो इसमें टास्क बने हुए रहते हैं। तो जैसे मान लो, ये देखो यहाँ पर एक टास्क बना हुआ है क्यूए का। आप किसी और में जाओगे तो यहाँ फ्रंट एंड का भी टास्क बना हुआ है, क्यूए का भी टास्क बना हुआ है। तो अगर मान लो कोई बैकएंड डेवलपर होगा तो उसका भी टास्क बनेगा। तो टास्क क्रिएट करता है डेवलपर, और काम हो जाने के बाद उसको क्या करता है, डन कर देता है। तो ये आपका डेवऑप्स का स्प्रिंट बोर्ड है जिसमें ज्यादातर आपको काम करना रहता है। और जैसे स्प्रिंट खत्म होती है तो आपको नेक्स्ट स्प्रिंट पे मूव कर लेते हैं। तो ये सब चीज जरूरी था करके मैं बता दी है यहाँ पर। और अभी टाइम भी हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ कि क्यूरीज यहाँ पर जो है ना क्यूरीज बनाई जाती है। और ये जो क्यूरी रहती है इसको आप रन भी कर सकते हो। तो जैसे रन कर दिए तो इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो आप इसको चार्ट में भी देख सकते हैं। देखो ग्राफ भी बन के आ गया। आप एडिटर में जा करके ये क्यूरी को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब ये क्यूरी के अंदर देखो यहाँ कंडीशन लगी है एंड और ये वर्क आइटम टाइप टास्क होना चाहिए, स्टेटस इसका टू डू और इन प्रोग्रेस होना चाहिए। तो ये ऐसा करके हम ये पूरा बनाते हैं, कितना भी ऐड कर सकते हैं, 40 50। यहाँ पर जो है ना आपका लास्ट में, ये देखो ऐड न्यू क्लास, दबाते जाओगे ऐड होते जाएगा। देखो इतने सारे आपका ये लगा हुआ है कंडीशन। उसके हिसाब से आपको क्या दिख रहा है, डाटा। ये नीचे डाटा आ रहा है। और ये डाटा को ग्राफ के रूप फॉर्म में देखना है तो चार्ट में चले जाओ, तो इसको ग्राफ बना के आएगा। और ये ग्राफ अपन, यहाँ पर न्यू चार्ट का एक बटन दिया हुआ है तो हम और ऐड भी कर सकते हैं। तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट था करके मैंने बता दिया कि ये क्या होता है। तो बस बाकी यही इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको काम करना है। वर्क आइटम और बैकलॉग में ज्यादातर प्रोजेक्ट मैनेजर, स्क्रम मैनेजर या फिर आपके बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। लेकिन स्प्रिंट और क्यूरी पे ज्यादातर टेस्टर काम करते हैं, क्यूए टीम। और स्प्रिंट पे डेवलपर काम करते हैं। राइट। तो ये सारा चीज मैंने बता दी है जो बहुत इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकल के लिए। तो थैंक यू टीम, आज का सेशन यहाँ